एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी स्पॉट। आई एम राशि। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, 2-3 क्लासेस हमारी हुई हैं। मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से साइकोलॉजी, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, इज़ द साइंस ऑफ माइंड, और यू कैन से साइंस ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर और कॉन्शियसनेस, राइट। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में या एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हम किन मेथड्स के थ्रू माइंड, बिहेवियर या कॉन्शियसनेस किसी पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन की किस तरीके से स्टडी करते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से कुछ मेथड्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, साइको एनालिटिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, सर्वे मेथड, क्लिनिकल मेथड, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू मेथड, रेटिंग मेथड, केस स्टडी मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। तो ये सारे मेथड्स हैं जो साइकोलॉजिकल फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्च के लिए हम रिसर्च भी तो इसी बात पर करते हैं कि किन पर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के तहत किसी सैम्पल का क्या बिहेवियर है, क्या कॉन्शियसनेस है, उनका कैसा उनका माइंड है, राइट। तो इन मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। हम ये मेथड चूज़ करने का हमें डिपेंड करता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको देख कर ही हम मेथड चूज़ करते हैं कि इस मेथड से ये स्टडी की जा सकती है। जैसे कि हमारी स्टडी की पर्पस क्या है, फैसिलिटी क्या क्या है, रिसोर्सेज या इक्विपमेंट्स क्या अवेलेबल हैं हमारी स्टडी के लिए, राइट। किस तरीके का बिहेवियर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है, राइट। हमें समझ होनी चाहिए और हमारे पास इस चीज़ की स्किल होनी चाहिए कि कौन सी मेथड किस जगह पर सूटेबल होगी। तो इसकी डेप्थ स्टडी हमारे पास, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा पर्पस क्या है, हम पढ़ने का, ये मेथड्स को पढ़ने का हम डेप में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये मेथड अप्लाई होती है। तो पहला हमारा है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे कन्वीनियंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड होता है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का। हम इससे अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बिहेवियर को लेकर या पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेकर, किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की। एक सिस्टमेटिक और केयरफुल ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है कि हम डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे लाइफ उस पर्सन की ऑब्ज़र्व करें, अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करें और उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करें। कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि हम कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं या कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के लिए, जिससे कि कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ की जा सके, कुछ हमारे पास कंक्लूज़न निकल कर आ सके, राइट। तो ऑब्जर्वेशन एक साइंस है जिससे थ्रू हम जिससे अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को या किसी पर्सन के बिहेवियर को, उसके बिहेवियरल इन्वायरमेंट को जज करने की कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजी की फील्ड में इसका मतलब होता है कि परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर बाय द अदर इंडिविजुअल। मीन्स कि किसी दूसरे, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसका परसेप्शन हम जानने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरा पर्सन उनके बिहेवियर को लेकर परसेप्शन गेन करता है, राइट। और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करता है, एनालिसिस करता है, जो बिहेवियर वो परसीव करता है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके दूसरों की प्रोसेसेस को समझ सकते हैं और उनके एक्सटर्नल बिहेवियर को देखकर ऑब्जर्व करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है स्टडी का, जिससे हम मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपने दांत पीसता है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अपनी मुट्ठी बंद करता है या फ्रॉन करता है, हाउल करता है, तो हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि उसकी एक्सटर्नल साइंस है, ये उस पर्सन की एक्सटर्नल साइंस है जब वो गुस्सा होता है। आपने देखा होगा कोई कभी कभी कोई गुस्से में दांत पीसता है, तो ये एक हम ऑब्ज़र्व करने के बाद
जब जब वो पर्सन गुस्सा होगा, हमने जब लॉन्ग टर्म में उसको ऑब्जर्व किया है तो हमने ये देखा कि जब वो पर्सन नाराज़ होता है या गुस्सा होता है तो वो दाँत पीसता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये उसका एक्सटर्नल साइन है जब वो एंग्री होता है। तो ये हमारा पर्पसिव परसेप्शन है कि पर्सन अपने उसकी मेंटल प्रोसेस किस तरह की काम करती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑब्जर्वेशन भी कई प्रकार के ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे स्टाइल फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इंडिविजुअल की या नेचर या पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेशन को पे डिपेंड करती है, राइट। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स अबाउट द नेचर एंड पर्पस। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन ये है कि हम जो रिसर्चर है या जिसको स्टडी करनी है वो जिन सैम्पल पे स्टडी उसको करनी है उनको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देता है कि हमारा नेचर और पर्पस ऑब्जर्वेशन का क्या है, डेट क्या रहेगी, टाइम क्या रहेगी और प्लेस क्या रहेगी, राइट। द नेम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर जो है वो अपना नाम और इंट्रोडक्शन बता देगा। तो द नेसेसरी प्रिपरेशन नीडेड ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर सच एज ऑब्जर्वेशन जैसे शोइंग ऑफ एनी मेंटेन रिकॉर्ड। तो नेसेसरी प्रिपरेशन जो है वो की जाती है पहले से ही। तो इस तरीके की ऑब्जर्वेशन बहुत फ्रूटफुल इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट है या जो सैम्पल है जिस पर हमें स्टडी करनी है, जब उसको पहले से ही इंफॉर्मेशन हो जाती है तो वो अपने बिहेवियर को बहुत मॉडिफाई या रेगुलेट करके रखता है। तो ये बहुत ही रिलायबल या वैलिड कंक्लूज़न इनसे प्रूव नहीं हो पाती। जब हम पहले से ही अनाउंस कर देते हैं तो उसका असर दिखता है कि वो अपनी जैसा उनका नेचुरल बिहेवियर है वो निकल कर नहीं आता सामने, तो वो अपने बिहेवियर को क्लीन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है कि जब ये कैरिड आउट किया जाता है स्पॉन्टेनियस तरीके से, नेचुरल वे में, जिसमें सब्जेक्ट्स को प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, राइट। नेचर, पर्पस, टाइमिंग, प्लेस कुछ नहीं बताया जाता है और जो रिसर्चर है वो बिहेवियरल एक्टिविटीज़ यूजुअल वे में और नेचुरल वे में चुपचाप से ऑब्जर्व करता है और उसको नोट डाउन करता है, राइट। उनके इवेंट्स को, ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके बिहेवियर को नोट डाउन करता है। थर्ड वन इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, ऑब्जर्वर ट्राई करता है, कोशिश करता है, रिसर्चर कोशिश करता है कि वो पार्टिसिपेट करे, है ना, उसको ज्वाइन करके, उसकी एक्टिविटी में ज्वाइन करके पार्टिसिपेट करे और उसे ऑब्जर्व करता रहे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ही में ज्वाइन देम इन एनी प्ले एक्टिविटीज़ और एकम्पनी देम ऑन टूर। जैसे जब जो सैम्पल है, जो ग्रुप है, वो किसी टूर पे जा रहा है, एक्सकर्शन पे जा रहा है या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर भी उसमें पार्टिसिपेट करे और उनके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करे। हालांकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कई सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं कि ऑब्जर्वर को प्रेजेंट होना पड़ता है और जो नेचुरल और स्पॉन्टेनियस फ्लो है उसका, सैम्पल का, सब्जेक्ट के बिहेवियर का, उसको ऑब्जर्व करने के लिए फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है। तो कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अगर कोई रिसर्चर करना चाहे तो कर सकता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब ये है कि इस तरीके के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट दे मे नॉट हैव एनी आइडिया। मतलब पार्टिसिपेट तो करता है ऑब्जर्वर, लेकिन सैम्पल को कोई आइडिया नहीं होता कि वो किस पर्पस से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इस तरीके का हो गया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल बताकर किया जाता है, हम उसकी एक्टिविटी में रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन सिमिलर हो गया, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये हो गया कि अब जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है बता करके, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, और बिना बताए, बिना जानकारी दिए पार्टिसिपेट कर रहा है तो दैट इज़ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है वो तो उसमें ये ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देकर उसे ऑब्जर्व कर रहा है, और इनफॉर्मल में बिना इन्फॉर्मेशन दिए ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस हैं, राइट। तो ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किस तरीके से हो सकता है,
बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्लानिंग की जाती है, प्रिपरेशन की जाती है प्रॉपर तरीके से, ऑब्जर्वेशन की किस तरीके की बिहेवियरल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है या पर्सनालिटी ट्रेट को ऑब्जर्व करना है ना। पूरी प्रोसेस कैसे कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा और किस तरीके की सिचुएशन मेंटेन करनी है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, राइट। और ऑब्जर्वेशन रिजल्ट को किस किस तरीके से रिलायबल, इंफॉर्मेटिव और ऑब्जेक्टिव, वैलिड बनाया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर जो सेकेंड स्टेप है, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब प्लानिंग तो हो गई पहली, सेकेंड स्टेप हो गई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, वर्क डन बाय द ऑब्जर्वर एज पर प्लानिंग। तो एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन है फील्ड में जाकर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, इनमें से कोई एक चूज़ करेगा या साइड बाय साइड दो चीज़ें भी चूज़ की जा सकती हैं। तो अब वो रियल ऑब्जर्वेशन का टाइम आता है, सेकेंड स्टेज है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट को आइडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन्फॉर्म किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन एक इफ़ेक्टिव वे में कैरिड आउट होनी चाहिए, है ना। हर एक्टिविटी पे जो हमें बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हमें अडॉप्ट करनी है उस पर नज़र रखना चाहिए प्रॉपर तरीके से, राइट। तभी हमारा रिसर्च जो है वैलिड, रिलायबल हो सकता है, अनबायस्ड हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। जो फैक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं उसको नोट डाउन किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, उनकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। फिर हमारी फाइंडिंग्स जो आती है उसको, जाहिर सी बात है, हम एक छोटे से सैम्पल पे करते हैं, पॉपुलेशन का एक हिस्सा लेते हैं। दो तरीके से लिया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से। तो हम जो सैम्पल की जो फाइंडिंग्स है वो इसलिए सैम्पल चूज़ करते हैं इस मेथड से, प्रोबेबिलिटी मेथड या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड ज़्यादा हमारा जनरलाइजेशन प्रोबेबिलिटी मेथड से किया जा सकता है। तो हम इसलिए सैंपल छोटा लेते हैं कि पॉपुलेशन पे उसे जनरलाइज किया जा सके। तो जो फाइंडिंग्स आएगी सैंपल की, हम मानते हैं कि यही फाइंडिंग्स पॉपुलेशन की होगी। तो ऑब्जर्वेशन मेथड की मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं कि क्वाइट नेचुरल है, ओरिजिनल फॉर्म में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये रिलायबल और वैलिड मेजर्स हमें देता है, एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी है, राइट। और ऑब्जर्वेशन मेथड में हम प्रेजेंट स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ज़्यादा स्कोप है, हमें प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा स्कोप है क्योंकि हम नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल, है ना, मनी और लेबर टाइम के अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिकल है। ये पॉसिबल है कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, राइट। ये हेल्पफुल है इन्वेस्टिगेशन इसकी, इसके ज़रिए इन्वेस्टिगेट करके, ऑब्जर्वेशन मेथड से इन्वेस्टिगेट करके हम कैरेक्टरिस्टिक को पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ओकेज़न, नेचुरल सिचुएशन और के थ्रू के ज़रिए हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रेंड ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है ना। बहुत बार ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है, क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, जब ट्रेंड नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सब्जेक्टिविटी जो है, सब्जेक्टिविटी हो जाती है, कभी कभी ऑब्जर्वर बायस्ड हो जाता है। तो ये इसकी डीलिमिटेशंस हैं, राइट। जो इंटरेस्ट, वैल्यूज़ के आधार पे, प्रेजुडाइसिस के आधार पे कभी कभी ऑब्जर्वर बायस्ड भी हो सकता है। और कई बार होता है कि ऑब्जर्वर का बिहेवियर पार्शियल हो जाता है या रिवेंजफुल हो जाता है। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी की थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। जो सारी बिहेवियर्स हैं वो कई बार होता है कि अनएक्सप्लोर्ड रह जाती हैं, बहुत सारी बिहेवियर हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते, ठीक है। रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन में डिफ़िकल्टी आती है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू